अध्याय 6। मैं परमेश्वर का पैना था। लॉर्ड जॉन रॉक्सटन और मैं साथ विगो स्ट्रीट से नीचे उतरे और उस प्रसिद्ध कुलीन सराय के गंदे दरवाजों से होकर गुजरे। एक लंबे उदास गलियारे के अंत में मेरे नए परिचित ने एक दरवाजा खोला और बिजली की स्विच दबाई। कई बत्तियां रंगीन छाया आवरणों से चमकते हुए हमारे सामने पूरे बड़े कमरे को एक लाल आभा में नहला दीं। दरवाजे में खड़े होकर चारों ओर देखते हुए मुझे असाधारण आराम और लालित्य का एक सामान्य प्रभाव मिला, पुरुषोचित ओज के वातावरण के साथ। हर जगह रुचि संपन्न धनवान व्यक्ति की विलासिता और स्नातक की लापरवाह अस्तव्यस्तता मिली हुई थी। अमीर फर और किसी पूर्वी बाजार से लाई विचित्र इंद्रधनुषी चटाइयां फर्श पर बिखरी थीं। चित्र और प्रिंट जिन्हें मेरी अनभ्यस्त आंखें भी बहुमूल्य और दुर्लभ पहचान सकती थीं, दीवारों पर घने टंगे थे। मुक्केबाजों, बैले नृत्यांगनाओं और दौड़ के घोड़ों के रेखाचित्र एक कामुक फ्रैगनर्ड, एक वीरतापूर्ण जिरार्डेट और एक स्वप्निल टर्नर के साथ बारी बारी से लगे थे। लेकिन इन विविध अलंकरणों के बीच वे ट्रॉफियां बिखरी थीं जो मुझे इस तथ्य की दृढ़ता से याद दिला रही थीं कि लॉर्ड जॉन रॉक्सटन अपने समय के महान सर्वांगीण खिलाड़ियों और एथलीटों में से एक थे। उनके मेंटल पीस के ऊपर एक गहरे नीले रंग का चप्पू गुलाबी रंग के एक के साथ तिरछा रखा हुआ पुराने ऑक्सोनियन और लिएंडर मैन की कहानी कह रहा था, जबकि ऊपर नीचे लगे रपिये और मुक्केबाजी के दस्ताने उस आदमी के औजार थे जिसने दोनों में श्रेष्ठता अर्जित की थी। कमरे के चारों ओर डैडों की तरह शानदार भारी शिकारी जानवरों के सिर उभरे हुए थे। दुनिया के हर कोने से उनकी जाति में सबसे अच्छे और लड़ो एन्क्लेव का दुर्लभ सफेद गैंडा अपना घमंडी होंठ लटकाए सबके ऊपर था। समृद्ध लाल गलीचे के बीच में एक काले और सोने का लुइस क्विंस मेज था, एक सुंदर पुरावस्तु जिसे अब ग्लासों के निशानों और सिगार के ठूंठों के दागों से अपवित्र कर दिया गया था। उस पर धूम्रपान सामग्री की एक चांदी की थाली और एक चमकदार मदिरा स्टैंड रखा था, जिससे और बगल के सोडा वाटर से मेरे मौन मेजबान ने 2 ऊंचे गिलास भरे। उन्होंने मुझे एक आराम कुर्सी की ओर इशारा किया और मेरे पास एक लंबी चिकनी हवाना सिगार रखी। फिर मेरे सामने बैठकर उन्होंने मुझे देर तक अपनी विचित्र चमकती निर्भय आंखों से देखा, ठंडी हल्की नीली आंखें, ग्लेशियर झील के रंग की। अपनी सिगार के धुएं की पतली धुंध के पार मैंने उस चेहरे के विवरण देखे जो मुझे कई तस्वीरों से परिचित था। दृढ़ता से घुमावदार नाक, गहरे घिसे हुए गाल, गहरे भूरेलाल बाल जो ऊपर से पतले थे, कठोर पुरुषोचित मूछें, उभरी हुई ठुड्डी पर आक्रामक छोटी दाढ़ी। कुछ नेपोलियन तीसरे का, कुछ डॉन क्विक्सोट का, और फिर भी कुछ जो अंग्रेजी देशी सज्जन का सार था, तीक्ष्ण, सचेत, कुत्तों और घोड़ों का खुले आकाश में प्रेमी। उसकी त्वचा धूप और हवा से एक समृद्ध टेराकोटा लाल रंग की थी। उसकी भौहें झाड़ीदार और झुकी हुई थीं, जो उन स्वाभाविक ठंडी आंखों को लगभग क्रूर रूप देती थीं, एक प्रभाव जो उसके मजबूत और झुर्रीदार माथे से और बढ़ जाता था। काठी में वे दुबले थे, लेकिन बहुत मजबूत। वास्तव में उन्होंने अक्सर साबित किया था कि इंग्लैंड में कुछ ही आदमी ऐसे निरंतर प्रयास करने में सक्षम थे। उनकी ऊंचाई 6 फीट से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन कंधों की एक विशेष गोलाई के कारण वे छोटे लगते थे। ऐसे थे प्रसिद्ध लॉर्ड जॉन रॉक्सटन जैसे वे मेरे सामने बैठे थे, अपनी सिगार पर कसकर काटते और एक लंबी असुविधाजनक चुप्पी में मुझे स्थिरता से देखते। खैर, उन्होंने अंत में कहा, हम तो कर ही बैठे, नौजवान साथी। यह जिज्ञासु वाक्यांश उन्होंने जैसे एक ही शब्द में उच्चारित किया। हाँ, हमने छलांग लगा दी, तुमने भी और मैंने भी। मेरा अनुमान है कि जब तुम उस कमरे में गए तो तुम्हारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था, क्या? बिल्कुल नहीं। यहां भी नहीं। बिल्कुल नहीं। और अब हम गले तक उसमें हैं। क्यों, मैं 3 हफ्ते पहले ही युगांडा से लौटा हूँ, स्कॉटलैंड में जगह ली है, पट्टा भी साइन किया है और सब कुछ खूब चल रहा है, क्या?
यह तुम्हें कैसा लग रहा है? खैर, यह मेरे काम की मुख्य रेखा में है। मैं गज़ेट का पत्रकार हूं। बेशक, तुमने कहा था जब तुमने इसे स्वीकार किया। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है, अगर तुम मदद करो। खुशी से। जोखिम लेने में कोई आपत्ति तो नहीं? क्या जोखिम है? खैर, यह बोलिंगा है, वह जोखिम है। उसके बारे में सुना है? नहीं। क्यों, नौजवान रहे कहाँ तुम? सर जॉन बोलिंगा उत्तरी देश का सबसे अच्छा शौकिया घुड़सवार है। समतल जमीन पर मैं उसे थाम सकता था, लेकिन बाधाओं पर वह मेरा उस्ताद है। खैर, यह तो खुला रहस्य है कि जब वह प्रशिक्षण से बाहर होता है तो खूब शराब पीता है, औसत बनाना, वह इसे कहता है। मंगलवार को उसे प्रलाप हुआ और तब से शैतान की तरह गर्जन कर रहा है। उसका कमरा इसके ऊपर है। डॉक्टर कहते हैं कि जब तक उसे कुछ खाना नहीं मिलेगा तब तक उसका बुरा हाल होगा, लेकिन चूंकि वह बिस्तर पर अपने कंबल पर रिवॉल्वर रखकर लेटा है और कसम खाता है कि जो भी उसके पास आएगा उसमें 6 गोलियां ठोक देगा, इसलिए सेवकों में हड़ताल सी हो गई है। वह एक कड़ा नाखून है, जैक, और निशानेबाज भी पक्का है, लेकिन ग्रैंड नेशनल के विजेता को ऐसे मरने तो नहीं दे सकते क्या? तो तुम क्या करने का इरादा रखते हो? मैंने पूछा। खैर, मेरा विचार था कि तुम और मैं उस पर झपट पड़े। वह शायद ऊँघ रहा हो, और सबसे बुरा यही होगा कि वह हम में से एक को लग जाए और दूसरा उसे पकड़ ले। अगर हम उसके बाहुओं पर तकिए का गिलाफ डाल सकें और फिर पेट पंप मंगा लें तो उस बेचारे को उसके जीवन का सबसे अच्छा खाना देंगे। यह किसी के दिन के काम में अचानक आने के लिए एक खासा जोखिम भरा काम था। मैं नहीं सोचता कि मैं विशेष रूप से बहादुर हूं। मेरे पास एक आयरिश कल्पना शक्ति है जो अज्ञात और अनजान को वास्तव में जितना वह है उससे ज्यादा भयानक बना देती है। दूसरी ओर मुझे कायरता से नफरत और ऐसे कलंक के डर से पाला गया था। मैं कह सकता हूं कि मैं किसी खड्ड पर से कूद सकता था, जैसे इतिहास की किताबों में हून कूद गए, यदि मेरे साहस पर प्रश्न उठाया जाए, और फिर भी वह निश्चित रूप से गर्व और डर होता, साहस नहीं, जो मेरी प्रेरणा होती। इसलिए, हालांकि मेरे शरीर की हर नस ऊपर के कमरे में उस शराब से पागल आकृति से जो मैंने कल्पना की थी, सिकुड़ रही थी, मैंने फिर भी जितना लापरवाह स्वर संभव था उसमें जवाब दिया कि मैं जाने को तैयार हूं। लॉर्ड रॉक्सटन की ओर से खतरे के बारे में आगे कोई टिप्पणी ने मुझे बस चिड़चिड़ा कर दिया। बोलने से बेहतर नहीं होगा, मैंने कहा। चलो, मैं अपनी कुर्सी से उठा और वे अपनी से। फिर एक छोटी सी विश्वास भरी हंसी के साथ उन्होंने मुझे 2-3 बार छाती पर थपथपाया और अंत में मुझे वापस मेरी कुर्सी में धकेल दिया। ठीक है साथी, तुम काम के हो, उन्होंने कहा। मैं आश्चर्य से ऊपर देखा। आज सुबह मैंने खुद जैक बॉलिंगा का ध्यान रखा। उसने मेरे किमोनो की स्कर्ट में एक छेद कर दिया। उसका कांपता हुआ बूढ़ा हाथ भला हो, लेकिन हमने उस पर जैकेट चढ़ा दी और 1 हफ्ते में वह ठीक हो जाएगा। देखो नौजवान, मुझे उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे क्या? तुम्हें और मुझे साफ साफ बता दूं, मैं इस साउथ अमेरिकन मामले को बेहद गंभीर चीज समझता हूं, और यदि साथ में कोई दोस्त चाहिए तो वह ऐसा आदमी चाहिए जिस पर भरोसा कर सकूं। इसलिए मैंने तुम्हें परखा, और कहना होगा तुम अच्छे निकले। तुम देखो, यह सब तुम पर और मुझ पर निर्भर है, क्योंकि यह बूढ़ा सम्मरली पहले से ही उठाने रखने की जरूरत करेगा। वैसे क्या तुम वही मलोन हो जिसे आयरलैंड के लिए रग्बी कैप मिलने की उम्मीद है? शायद एक रिजर्व। मुझे याद था तुम्हारा चेहरा। क्यों, जब तुमने रिचमंड के खिलाफ वह ट्राई लगाया, पूरे सीजन में जो मैंने देखी उनमें सबसे बढ़िया गोलमटोल दौड़। मैं रग्बी मैच कभी नहीं छोड़ता यदि संभव हो,
क्योंकि यह हमारा बचा सबसे मर्दाना खेल है। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ केवल खेल की बात करने नहीं बुलाया। हमें अपना काम तय करना है। यहाँ टाइम्स के पहले पृष्ठ पर रवानगी की सूची है। अगले बुधवार के हफ्ते पारा के लिए एक बूथ बोट है, और यदि प्रोफेसर और तुम इसे कर सको तो मुझे लगता है हमें इसे लेना चाहिए। क्या? बहुत अच्छा, मैं उनके साथ तय कर लूंगा। तुम्हारे सामान का क्या? मेरा अखबार उसका ध्यान रखेगा। निशाना लगा सकते हो? करीब औसत सैन्य स्तर। भगवान, इतना बुरा। यह वह आखिरी चीज है जो तुम नौजवान लोग सीखना सोचते हो। तुम सब बिना डंक के मधुमक्खियां हो जहां तक छत्ते की रक्षा का सवाल है। किसी दिन मूर्ख लगोगे जब कोई आकर शहद चुरा ले जाएगा। लेकिन साउथ अमेरिका में तुम्हें बंदूक सीधी रखनी होगी, क्योंकि यदि हमारे मित्र प्रोफेसर न पागल हैं न झूठे, तो हम वापस लौटने से पहले कुछ अजीब चीजें देंगे। तुम्हारे पास कौन सी बंदूक है? वे एक ओक की अलमारी की ओर गए, और जैसे ही उन्होंने उसे खोला मुझे चमकदार समानांतर नलियों की पंक्तियों की एक झलक मिली, जैसे अंगरचना के पाइप। देखता हूं अपनी बैटरी में से क्या दे सकता हूं, उन्होंने कहा। एक एक करके उन्होंने सुंदर राइफलों की एक श्रृंखला निकाली, उन्हें एक क्लिक और खनखनाहट के साथ खोलते बंद करते, और फिर उन्हें वापस रैक में रखते हुए एक माँ की तरह थपथपाते जो अपने बच्चों को दुलारती हो। यह एक ब्लैंड्स .577 एक्साइट एक्सप्रेस है, उन्होंने कहा। उस बड़े वाले को मैंने इससे मारा। उन्होंने सफेद गैंडे की तरफ नजर डाली। 10 गज और होते, और उसने मुझे अपने संग्रह में जोड़ लिया होता। उस शंकुआकार गोली पर उसकी एक उम्मीद टिकी है। कमजोर की यही उचित सुविधा है। आशा है तुम अपना गॉर्डन जानते हो, क्योंकि वह घोड़े और बंदूक और दोनों को संभालने वाले आदमी का कवि है। अब यह एक उपयोगी हथियार है। 470 दूरदर्शक दृष्टिकोण, दोहरा निकासी, 350 तक सीधा निशाना। यही वह राइफल है जो मैंने 3 साल पहले पेरुवियन दास व्यापारियों के खिलाफ इस्तेमाल की थी। उन हिस्सों में मैं परमेश्वर का पैना था, मैं बता सकता हूं, हालांकि तुम्हें यह किसी आधिकारिक रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। ऐसे समय होते हैं, नौजवान, जब हम में से हर एक को मानवीय अधिकार और न्याय के लिए खड़ा होना होता है, नहीं तो तुम कभी खुद को साफ महसूस नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने अपना एक छोटा सा युद्ध किया। खुद घोषित किया, खुद लड़ा, खुद समाप्त किया। इनमें से हर खांचा एक दास हत्यारे के लिए है, एक अच्छी खासी कतार। क्या? यह बड़ा वाला पेड्रो लोपेस के लिए है, उन सबका राजा, जिसे मैंने पुतोम्यो नदी के एक पिछले हिस्से में मारा। अब यह तुम्हारे काम आएगा। उन्होंने एक सुंदर भूरी चांदी राइफल निकाली। बट पर अच्छी तरह रबर लगी है, तेज दृष्टिकोण, क्लिप में 5 कारतूस। इस पर अपनी जान भरोसा कर सकते हो, उन्होंने मुझे दी, और अपनी ओक की अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। वैसे वे अपनी कुर्सी पर वापस आते हुए बोले, इस प्रोफेसर चैलेंजर के बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने उन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। खैर, मैंने भी नहीं। अजीब लगता है कि हम दोनों किसी ऐसे आदमी के बंद आदेशों पर चलेंगे जिसे हम जानते नहीं। वे एक ऊंचे नाक का बूढ़ा पंछी लगे। उनके विज्ञान बंधु भी उनके बहुत शौकीन नहीं लगते। इस मामले में तुम्हारी रुचि कैसे हुई? मैंने उन्हें संक्षेप में सुबह के अपने अनुभव बताए, और उन्होंने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने साउथ अमेरिका का नक्शा निकाला और मेज पर रख दिया। मेरा विश्वास है कि उन्होंने तुमसे जो कुछ कहा वह हर शब्द सच था, उन्होंने गंभीरता से कहा। और ध्यान रखो, मेरे पास ऐसा कुछ है जिसके आधार पर मैं ऐसे बोलता हूं। साउथ अमेरिका एक ऐसी जगह है जिससे मुझे प्यार है, और मुझे लगता है
यदि डेरियन से फ्यूइगो तक पूरी तरह लिया जाए तो यह इस ग्रह का सबसे भव्य, समृद्ध और अद्भुत भूखंड है। लोग अभी इसे नहीं जानते और नहीं समझते कि यह क्या बन सकता है। मैं इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक गया हूँ और उन्हीं हिस्सों में 2 सूखे मौसम बिताए हैं, जैसा मैंने दास व्यापारियों के खिलाफ मेरे युद्ध की बात करते बताया था। खैर, जब मैं वहां था तो मैंने उसी तरह की कुछ कहानियां सुनी, इंडियंस की परंपराएं और वैसी ही, लेकिन उनके पीछे कुछ था, निश्चित रूप से। उस देश के बारे में जितना जानते नौजवान उतना समझते कि कुछ भी संभव था, कुछ भी। नदियों के किनारे कुछ संकरे पानी के रास्ते हैं जिन पर लोग चलते हैं और उसके बाहर सब अंधेरा है। अब यहाँ मट्टो ग्रैंड में उन्होंने नक्शे पर सिगार घुमाई, या ऊपर इस कोने में जहाँ 3 देश मिलते हैं, मुझे कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं करेगा। जैसा उस आदमी ने आज रात कहा, यूरोप के आकार के करीब एक जंगल में 50,000 मील के जलमार्ग बह रहे हैं। तुम और मैं स्कॉटलैंड और कॉन्स्टेंटिनोपल जितनी दूरी पर हो सकते हैं, और फिर भी दोनों उसी महान ब्राजीलियन जंगल में हो। मनुष्य ने इस भूल भुलिया में बस यहाँ एक रास्ता और वहाँ एक खरोंच बनाई है। क्यों? नदी 40 फीट से ज्यादा ऊपर नीचे होती है और आधा देश ऐसा दलदल है जिसे पार नहीं कर सकते। ऐसे देश में कुछ नया और अद्भुत क्यों नहीं हो सकता? और हम ही उसे खोजने वाले क्यों न हो? इसके अलावा, उन्होंने जोड़ा, उनका विचित्र दुबला चेहरा प्रसन्नता से चमकता हुआ, इसके हर मील में एक खेल का जोखिम है। मैं एक पुराने गोल्फ बॉल की तरह हूं, मेरी सारी सफेद पेंट बहुत पहले उखड़ गई है। जीवन मुझे अब मार सकती है और कोई निशान नहीं छोड़ सकती। लेकिन एक खेल का जोखिम, नौजवान, यही अस्तित्व का नमक है। तब फिर जीने लायक लगता है। हम सब बहुत नरम और उबाऊ और आराम पसंद होते जा रहे हैं। मुझे 2 महान बंजर भूमि और विशाल खुले स्थान, हाथ में बंदूक और खोजने के लिए कुछ जो खोजने लायक हो। मैंने युद्ध, स्टीपल चेसिंग और हवाई जहाज आजमाए हैं, लेकिन उन जानवरों का यह शिकार जो किसी झींगे भोज के सपने जैसे लगते हैं, एक बिल्कुल नई अनुभूति है। वे संभावना के विचार पर खुशी से खिलखिलाए। शायद मैंने इस नए परिचित पर बहुत देर रुक गया, लेकिन वे कई दिनों के लिए मेरे साथी होने वाले हैं, इसलिए मैंने उन्हें वैसे चित्रित करने की कोशिश की जैसे पहली बार देखा, अपनी विचित्र व्यक्तित्व और बोलने सोचने की अपनी छोटी छोटी अजीब आदतों के साथ। अपनी मकार्डल के साथ मुलाकात का विवरण शामिल करने की जरूरत ने ही मुझे अंततः उनकी संगति से खींचा। मैंने उन्हें गुलाबी आभा के बीच बैठे छोड़ा, अपनी पसंदीदा राइफल के ताले को तेल लगाते हुए और खुद से खिलखिलाते हुए उन साहसिक कार्यों के विचार पर जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे पूरी तरह स्पष्ट था कि यदि खतरे हमारे सामने थे तो पूरे इंग्लैंड में मुझे उनसे बांटने के लिए इससे ठंडा दिमाग या बहादुर आत्मा नहीं मिलती। उस रात दिन की अद्भुत घटनाओं के बाद, थके होने के बावजूद, मैं मकार्डल, समाचार संपादक, के साथ देर तक बैठा, उन्हें पूरी स्थिति समझाते हुए जो उन्हें इतनी महत्वपूर्ण लगी कि अगले दिन सुबह मुख्य सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट के ध्यान में लाई। यह तय हुआ कि मैं अपने साहसिक कार्यों का पूरा विवरण मकार्डल को क्रमिक पत्रों के रूप में लिखूंगा, और ये या तो पहुंचने पर गज़ेट के लिए संपादित किए जाएंगे या बाद में प्रकाशित करने के लिए रोक रखे जाएंगे, प्रोफेसर चैलेंजर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि हम अभी नहीं जान सकते थे कि वे उन निर्देशों के साथ क्या शर्तें रखेंगे जो हमें अज्ञात भूमि तक ले जाएंगे। एक टेलीफोन पूछताछ के जवाब में हमें प्रेस के खिलाफ एक धिक्कार के अलावा कुछ ज्यादा निश्चित नहीं मिला, जो इस टिप्पणी के साथ समाप्त हुआ कि यदि हम अपनी नाव की जानकारी दें तो वे रवानगी के समय हमें जो भी निर्देश उचित समझें, सौंप देंगे। हमारे दूसरे प्रश्न से बिल्कुल कोई जवाब नहीं मिला, सिवाय उनकी पत्नी की एक विनती कि उनके पति पहले से बहुत गुस्से में हैं और वे उम्मीद करती हैं कि हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो इसे और बढ़ाए।
बाद में दिन में तीसरी कोशिश से एक भयानक खड़खड़ाहट हुई और सेंट्रल एक्सचेंज से एक संदेश आया कि प्रोफेसर चैलेंजर का रिसीवर तोड़ दिया गया था। उसके बाद हमने संपर्क की सभी कोशिशें छोड़ दीं। और अब मेरे धैर्यशाली पाठकगण, मैं आपसे सीधे बात नहीं कर सकता। अब से आगे यदि वास्तव में इस कहानी की कोई निरंतरता आप तक पहुंचे, यह केवल उस अखबार के माध्यम से हो सकती है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। संपादक के हाथों में मैं उन घटनाओं का यह विवरण छोड़ता हूं जिनसे अब तक के सबसे उल्लेखनीय अभियानों में से एक की ओर जाने का मार्ग बना, ताकि यदि मैं इंग्लैंड वापस कभी न लौटूं तो किसी के पास यह अभिलेख हो कि यह मामला कैसे शुरू हुआ। मैं यह अंतिम पंक्तियां बूथ लाइनर फ्रांसिस्का के सैलून में लिख रहा हूं, और ये मकार्डल की देखभाल के लिए पायलट के साथ वापस जाएंगी। बंद होने से पहले एक अंतिम चित्र खींचने दीजिए, एक चित्र जो पुरानी मातृभूमि की अंतिम स्मृति है जो मैं साथ ले जा रहा हूं। यह देर वसंत की एक गीली धुंधली सुबह है। एक पतली ठंडी बारिश पड़ रही है। 3 चमकदार रेनकोट पहने आकृतियां घाट पर नीचे जा रही हैं, उस महान जहाज की गैंगप्लैंक की तरफ जिस पर नीला झंडा उड़ रहा है। उनके आगे एक कुली एक ट्रॉली धकेलता है जो ट्रंकों, चादरों और बंदूक पेटियों से भरी है। प्रोफेसर समरली एक लंबी, उदास आकृति, घसीटते कदमों और झुके सिर के साथ चलते हैं, जैसे कोई जो खुद के लिए पहले से गहरी संवेदना रखता हो। लॉर्ड जॉन रॉक्सटन तेजी से कदम बढ़ाते हैं और उनका पतला, उत्सुक चेहरा शिकार की टोपी और मफलर के बीच चमकता है। मेरे बारे में मुझे खुशी है कि तैयारी के व्यस्त दिन और विदाई की पीड़ा पीछे छूट गई है, और मुझे कोई संदेह नहीं कि मैं अपने आचरण में यह दिखा रहा हूं। अचानक ठीक जब हम जहाज के पास पहुंचते हैं, पीछे से एक पुकार आती है। यह प्रोफेसर चैलेंजर हैं जिन्होंने हमें विदा करने का वादा किया था। वे हमारे पीछे दौड़ते हैं, हाफती, लालमुही, चिड़चिड़ी आकृति। नहीं शुक्रिया, वे कहते हैं, मैं जहाज पर चढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। मेरे पास तुम्हें कहने के लिए केवल कुछ शब्द हैं, और वे यहीं कहे जा सकते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि आप यह न माने कि मैं किसी भी तरह इस यात्रा करने के लिए आपके आभारी हूं। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि यह मेरे लिए पूरी तरह अनिर्णायक बात है, और मैं व्यक्तिगत दायित्व की सबसे दूरस्थ भावना को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। सत्य सत्य है, और जो कुछ भी आप रिपोर्ट करें वह उसे किसी भी तरह प्रभावित नहीं कर सकता, हालांकि यह बड़ी संख्या में बेहद अप्रभावी लोगों की भावनाओं को उत्तेजित कर सकता है और उनकी जिज्ञासा को शांत कर सकता है। आपके निर्देश और मार्गदर्शन के लिए मेरे निर्देश इस बंद लिफाफे में हैं। आप इसे तब खोलेंगे जब अमेज़न पर एक शहर पहुंचेंगे जिसे मनाउस कहते हैं, लेकिन उस तारीख और समय से पहले नहीं जो बाहर अंकित है। क्या मैंने खुद को स्पष्ट किया? मेरी शर्तों का कठोर पालन मैं पूरी तरह आपके सम्मान पर छोड़ता हूं। नहीं मलोन, मैं आपके पत्र व्यवहार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तथ्यों का प्रसार ही आपकी यात्रा का उद्देश्य है, लेकिन मेरी मांग है कि आप अपने सटीक गंतव्य के बारे में कोई विशेष जानकारी न दें, और जब तक आप वापस न लौटें तब तक कुछ भी प्रकाशित न किया जाए। अलविदा श्रीमान। आपने उस घृणित पेशे के बारे में मेरी भावनाओं को कुछ कम करने के लिए कुछ किया है जिससे आप दुर्भाग्य से जुड़े हैं। अलविदा लॉर्ड जॉन। विज्ञान, जैसा मैं समझता हूं, आपके लिए एक बंद किताब है, लेकिन आप उस शिकार के मैदान के लिए खुद को बधाई दे सकते हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपको निश्चित रूप से फील्ड में यह बताने का अवसर मिलेगा कि आपने उड़ते डायमॉर्फोडन को कैसे गिराया। और आपको भी अलविदा प्रोफेसर समरली। यदि आप अभी भी आत्मसुधार करने में सक्षम हैं, जिसके बारे में मैं सच में आश्वस्त नहीं, तो आप निश्चित रूप से लंदन में एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में लौटेंगे,
तो वे अपनी एड़ी पर मुड़े और 1 मिनट बाद देख से मैं उनकी छोटी ठिगनी आकृति को दूरी में उछलते देख सकता था जब वे अपनी ट्रेन की तरफ वापस जा रहे थे। खैर, हम अब चैनल में काफी नीचे हैं। पत्रों के लिए आखिरी घंटी बजी है और पायलट को अलविदा। हम अब पुराने रास्ते पर क्षितिज के पार जाएंगे। भगवान उन सबको आशीर्वाद दे जिन्हें हम पीछे छोड़ रहे हैं और हमें सुरक्षित वापस भेजे।